नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर से बनाए गए हैं, तथा इसके अलावा डेली रात को 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। तो इन सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें और आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्फीति से संबद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है अपस्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना, मुद्रास्फीति और रोजगार बढ़ाना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना, या रोजगार में गतिरोध और अपस्फीति उत्पन्न करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना। स्फीति से गतिरोध का मतलब होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना। देखिए, स्फीति गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है तथा आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। स्फीति गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही होती है और मूल्य बढ़ रहे होते हैं। यह स्थिति किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं होती। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 102वें क्वेश्चन का ए, पूरी तरह आलोचनीय, इन इलास्टिक कह सकते हैं इसे। आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह आलोचनीय होती है। देखिए, मूल्य के अनुसार किसी वस्तु व सेवा की मांग में अंतर, अर्थात सामान्यतः मूल्य में गिरावट के साथ बिक्री बढ़ जाती है और मूल्य में बढ़ोतरी के साथ बिक्री घट जाती है। जब मूल्य गिरता है तो बिक्री बढ़ जाती है वस्तुओं की, और मूल्य जब बढ़ता है तो बिक्री घट जाती है। लेकिन आवश्यकताओं की मांग आलोचनीय होती है, अर्थात मूल्यों के बढ़ने या घटने से इसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत ज़्यादा आवश्यक वस्तु हैं उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब पूरा होता है? किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। किसी देश में भुगतान शेष साम्यावस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्यवर्धित का अर्थ जो है किसके मूल्य से है? 104वां क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, माल और सेवाओं घटा मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत। मूल्यवर्धित का अर्थ है माल और सेवाओं की लागत तथा मध्यवर्ती माल व सेवाओं की लागत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है? तो जीएनपी और एनएनपी के बीच जो अंतर होता है यह मूल्यह्रास के बराबर होता है। मूल्यह्रास दो अलग अलग लेकिन आपस में संबंधित धारणाओं को संदर्भित करता है। पहला संपत्ति के मूल्यों में गिरावट और दूसरा संपत्ति के उपभोग के समय के लिए संपत्ति के मूल्य का आवंटन। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर पूंजीगत मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? देखिए, दो विधेयक प्रमुख होते हैं आपके, एक वित्त विधेयक, दूसरा धन विधेयक। धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में। और अगर पूछा जाए वित्त विधेयक किस में है तो अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। सभी धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे सभी धन विधेयक जो हैं वित्त विधेयक होते हैं। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो उस तरह से फिगर बनाया गया है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत आ रहे हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब यहाँ ये पूछा गया है, इनका उल्लेख जो है आपने आर्टिकल देख लिया 117 और 110। यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक? तो इसका जो निर्णय किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष करता है।
निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। फोबियन सोसाइटी एक अंग्रेजी समाजवादी संस्था है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र में क्रमिक व सुधारवादी तरीके से समाजवाद का विकास करना है, न कि क्रांतिकारी ढंग से सत्ता परिवर्तित कर दी जाए। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? 108वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण करता है और राष्ट्रपति ही इसका वेतन डिसाइड करता है। इसमें जो योग्यता होती है, राष्ट्रपति की नज़र में ये कानून का अच्छा जानकार तथा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इसे देश की किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। वहाँ संसद की कार्यवाही में भाषण देने का अधिकार होता है, किंतु उसे संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो भाषण देने अर्थात संबोधित करने का अधिकार होता है। पूछा गया है किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? नैतिक, विधिक, नैसर्गिक या असैन्य अधिकार? आंसर हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार। 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली। यह घोषणा कुछ सत्यों पर आधारित है। सभी मनुष्य समान हैं और उनके कुछ निश्चित अधिकार हैं और इन अधिकारों को सरकार कभी छीन नहीं सकती। इन अधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता और अपनी खुशी के पाने का अधिकार शामिल है। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बाद बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 110वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सेवाओं पर कर। 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बाद बहुत समय बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सेवाओं पर लगने वाला कर, जैसे आप देखते हैं जीएसटी के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाते हैं, तो सेवा कर भी इसमें आ जाता है। वस्तु के साथ साथ सेवा कर भी शामिल होता है। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त करने वाला या खलीफा की रजामंदी से सुल्तान बनने वाला जो शासक रहा वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था, यह गुलाम वंश का शासक था जो 1210 ईस्वी में शासक बनता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इस वजह से इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने खुद को सिपह सालार घोषित किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने तुर्की के खलीफा से परमिशन लेने के बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने वाला शासक, तुर्कान चहलगानी की स्थापना कराने वाला शासक तथा गुलामों का गुलाम शासक, यह सभी किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव था। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया। पूछा जाए बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया? तो गांधी जी ने। और इनका जो शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था इस प्रस्ताव के समर्थन में, वह कहाँ किया गया था? तो वर्धा, जिसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट
व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो लिखा गया यह एबीसीएस के द्वारा लिखा गया। फ्रांस के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखी थी और इरविन के द्वारा उन मांगों को मानना न मानने के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। उन्होंने दांडी से लेकर उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की, पैदल यात्रा की और इसमें उनके साथ में उनके 78 अनुयायी भी थे। और इस जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तब जिस आंदोलन की शुरुआत हुई वो कौन सा आंदोलन था? तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की। यह 24 दिन में पूरी की गई और समुद्र के तट तक पहुँचे। 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। हाथ में नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह 240 या 241 मील की यात्रा थी और किलोमीटर में देखा जाए तो 384 किलोमीटर के आसपास थी। और यह घटना कब हुई? तो 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? 116वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बहिर्मंडल। 117वां क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को पंपास कहा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से घास पाए जाते हैं, वृक्ष और बड़ी झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। कर्क रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में शीतोष्ण चरागाह पाए जाते हैं। यानी कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण चरागाह पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को पैम्पास कहा जाता है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो 118वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। माध्य समुद्र तल से समोच्च ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा जो होती है इसे लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है, मखरल्ला या फिर लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? 120 क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा जलडमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? आंसर हो जाएगा डी, बास। बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। पादक जल संबंधों में यह प्रतीक का प्रयोग, दो प्रतीक दिए गए हैं आपके सामने। पादक जल संबंधों में इन प्रतीकों का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा जल विभव। पादक जल संबंधों में संकेत PSI का उपयोग जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों के अणु मिलते जुलते होते हैं, समान नहीं होते लेकिन मिलते जुलते होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो पौधों को हरा बनाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो रक्त को लाल बनाता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों ऑक्सीजन का संवहन और उत्सर्जन करते हैं। क्लोरोफिल ऑक्सीजन का उत्सर्जन वातावरण में करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन कोशिकाओं में करता है। तो इस प्रकार से पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रतिजन क्या होते हैं? तो आंसर होगा प्रतिजन जो है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जिसके कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, यानी एंटीजन का उत्पादन किया जाता है। यह प्रतिजन पर्यावरण से बाहर का भी हो सकता है, जैसे रसायन विषाणु, एंटीबायोटिक जो होते हैं। यह प्रतिजन पर्यावरण से बाहर का हो सकता है, रसायन विषाणु, जीवाणु या पराग आदि,
और यह शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे विष या ऊतक कोशिकाएं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो सही आंसर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? जोंक जो है मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, रक्त पिपासु। जोंक मवेशियों पर रक्त पिपासु बाह्य परजीवी होता है। कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है, यानी मेमेलियन हृदय होता है? तो एक स्तनपायी के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो स्तनी यानी स्तनधारी प्राणियों के शरीर में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम की जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? फोटोन जो है किसकी मूलभूत मात्रा है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश की। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। प्रकाश की इकाई तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मूलभूत कण फोटोन है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में यह ऊर्जा संवाहक है। प्रकाश जो होता है यह द्वैध प्रकृति का होता है, मतलब इसकी दोहरी प्रकृति होती है। यह कणों के रूप में और तरंगों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश का जो मूलभूत कण होता है उसे क्या कहा जाता है? फोटोन। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? 129वां क्वेश्चन, आंसर होगा श्यानता। विलोडन के द्वारा हिलाया गया द्रव श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। किसी द्रव का चिपचिपापन अपरूपण प्रतिबल से उसके क्रमिक विकृति से प्रतिरोध की इकाई है। उदाहरण के लिए शहद का चिपचिपापन पानी से कई गुना अधिक होता है। 130वां क्वेश्चन, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। 130वें क्वेश्चन का किंतु क्या होता है? प्रचक्रण होता है। तो आंसर होगा ए, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। वेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किया जाता है, बिना तार के। तो कौन सी? ब्लूटूथ, जिसमें तार का प्रयोग न किया जाए और नेटवर्किंग की स्थापना की जाए। तो बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन, यूएसबी क्या है? तो यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। आप अपनी पेन ड्राइव को यूएसबी कह सकते हैं, या जिस पोर्ट में लगाते हैं आप पेन ड्राइव को उसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। उसमें बाहरी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव बढ़ जाता है। एक आवर्त में Li से F तक जो आयतन विभव है यह बढ़ जाता है। 134वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो लौह धातु से। लौह धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव श्रृंखला में तांबे के ऊपर के सभी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देंगे। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत या तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हीलियम का। हीलियम का प्रयोग गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए किया जाता है। 136वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? तो फ्लूओरिन जो है यह ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। ऑक्सी एसिड वह एसिड है जिसमें ऑक्सीजन होती है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मैंक सहायता मिलती है? मच्छरों को सहायता
नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। क का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 137वें क्वेश्चन का आंसर होगा गैम्बुसिया फिश। गैम्बुसिया फिश मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक होती है। प्रवेश श्वास दर कितने होने पर प्रवेश वायु स्थिर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 20 सब एडियाबेटिक। एडियाटिक राजदर से तात्पर्य है कि दूरी को लंब के रूप में विस्थापन के कारण हवा में द्रव्यमान की कमी या बढ़ोतरी। प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण यानी एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं। इसे क्या कहते हैं? 139वां क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा इस 20 सहक्रिया। इसे सहक्रिया कहा जाता है। जिस फिल्टर पर मलमल या सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? 140वां क्वेश्चन। तो इसे ट्रिकलिंग अर्थात रिसावट कहा जाता है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2016 में T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया यह भारत में किया गया। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार अर्थात बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है यह कतर में किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्यिक पुरस्कार है। यह भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 2 पुरस्कारों में से एक है। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार जो होता है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। पहला ज्ञानपीठ और दूसरा जो होता है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये दोनों ही पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। यह भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना साहू जैन परिवार ने की थी। यह परिवार द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का प्रकाशन भी करता है। तो साहू जैन परिवार के द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की गई और यह परिवार ही द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का प्रकाशन भी करता है। तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो किस देश में 3 राजधानियां हैं? तो हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। आपने शहर का नाम सुना होगा केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। केप टाउन प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया कैबिनेट तथा राष्ट्रपति की राजधानी है, यानी आप कहेंगे कार्यपाल की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाती है? प्रिटोरिया। और ब्लूम फाउंटेन जो है यह वहाँ की न्यायिक राजधानी है। यहाँ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट स्थित है। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? तो 4 देश, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला। ये 4 देश जो हैं पेट्रोल निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे ये कौन थे? तो हम सभी जानते हैं, पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वाई बी रेड्डी। जबकि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एन के सिंह। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। ये कौन से हैं? 15th हैं ये। और वाई बी रेड्डी थे वो 14वें थे।
विश्व में सबसे बड़ा मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाया जाता है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानें जो हैं ऑस्ट्रेलियाई तट के समीप पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी सीमा पर, पूर्वोत्तर सीमा पर पाई जाती हैं, जिन्हें द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? 150वां क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसके अलावा सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एमपी में स्थित हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ए। इस सीरीज के बाद में डेली आपके लिए रात को 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ अपलोड की जाती है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।